हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 में आज हमारा 4th चैप्टर है वस्तुओं से समूह बनाना। इसके पहले के 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप एनसीईआरटी में जाइए, वहाँ पर आपको 3 वीडियो और मिल जाएंगे। अगर आपको उसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करिए ना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वस्तुओं से समूह बनाना। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुएँ उपस्थित हैं। उन वस्तुओं से अगर हम किसी चीज़ की समूह बनाना चाहें, उसे हम अनेक प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम उसे खाने योग्य वस्तुओं में अलग कर सकते हैं, आकृति के आधार पर अलग कर सकते हैं, खिलौने के आधार पर अलग कर सकते हैं और कागज़ के आधार पर अलग कर सकते हैं। अनेक प्रकार से प्लास्टिक के बर्तनों, प्लास्टिक के वस्तुओं को हम अलग कर सकते हैं। अनेक प्रकार से हम वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। जैसे हम रबड़ की गेंद, फुटबॉल, इन सबको हम गोल वस्तुओं के रूप में भी एकत्रित कर सकते हैं तथा गोल वस्तुओं में हम सेब संतरा जैसी चीज़ें भी रख सकते हैं, घड़े भी रख सकते हैं, गोल घड़ी भी रख सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से हम विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं वो बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा, हमने देखा कि हमने भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भोजन में क्या क्या विविधता है। उसके बाद हमने पढ़ा तंतु से ऊतक की ओर। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वस्त्र में कौन कौन से विविधताएं हैं, कौन सी भिन्नताएं हैं। यह सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित करते हैं तो इसमें सेब, संतरा तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जो खाने योग्य हैं, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में अध्ययन किया था। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भोजन के घटक, उसमें हमने खाने योग्य वस्तुओं को पढ़ा था। कौन कौन सी वस्तुएं खाई जाती हैं, उनसे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, किससे मिनरल प्राप्त होता है, सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो उन चीज़ों को हम खाने योग्य वस्तुओं की सूची में रख सकते हैं। अगर हम गोल वस्तुओं की सूची इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें हम विभिन्न वस्तुओं को रख सकते हैं। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बना रहे हैं, जैसे बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इस प्रकार की बहुत सी वस्तुएं जो इस समूह में स्थान में रखा जा सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृति तथा जिस प्रकार से वे बने होते हैं उनके आधार पर भी हम उन्हें बांट सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? तो बच्चों, आपसे यह कहा जा रहा है कि हमारे चारों तरफ जो अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं वह विभिन्न प्रकार से बनी होती हैं। आप भी देख रहे होंगे अपने घर में, आपके घर में अगर एक कुर्सी है तो वह प्लास्टिक की बनी होगी, लेकिन अगर आपके घर में आपके पास जो बुक है, आपकी जो किताबें हैं वह कागज़ की बनी होंगी। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो वह धातु की बनी होगी। आपके घर में दर्पण होगा, शीशा, तो वह कांच का बना होगा। इस प्रकार अनेक वस्तुएं जो होती हैं अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। अधिक वस्तुओं पर विचार करने का क्या मतलब है? अधिक वस्तुओं पर विचार करने का यह मतलब है कि आपके घर में और भी जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनके बारे में आप सोच सकते हैं कि वह किस चीज़ का बना हो सकता है। जैसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें दिए जलाए जाते हैं, दीपक, जो दीपावली में हम दीपक जलाते हैं वह मिट्टी का बना होता है। एक विचार हम इस पे किए जा सकते हैं। अगर हमारे घर में फूल का गमला है तो वह प्लास्टिक का भी हो सकता है, चीनी मिट्टी का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है। तो हम ऐसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर विचार कर सकते हैं। अगर हमारे घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जैसी वस्तुएं हैं तो वह प्लास्टिक की हो सकती हैं। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 1 में क्या कहा जा रहा है। आइए अब हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं।
हम में से प्रत्येक अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली हर वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा में, कमरे अथवा विद्यालय के बाहर एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे आसपास क्या होगा? चाक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टन, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे हमारा ब्रश मंजन, जैसे हमारे स्कूल का बैग, जैसे हमारी किताबें। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। हमारे घर में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, तो क्या उन्हें हम सब कुछ क्लास में ले जा सकते हैं? नहीं बच्चों, हम सब कुछ क्लास में नहीं ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हमको क्लास में लाने को बोला जाए तो हम उन्हें बड़े आसानी से क्लास तक पहुंचा देंगे। लेकिन हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे दीवार, जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर एक समय के लिए हम क्लास में पहुंचा भी सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम पेड़ पौधे, अगर हमारे घर में बड़े बड़े पेड़ हैं, हमारे घर की जो दीवार है, हमारे घर के जो दरवाजे हैं, उन्हें हम क्लासरूम तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया, जैसे सड़कें हो गई, उन्हें हम नहीं पहुंचा सकते हैं। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी के बने होते हैं। अगर हमने अपने घर की सारी वस्तुओं को एकत्र कर लिया है, तो अगर हमने सारी वस्तुओं को एक साथ लिख लिया है, तो क्या आपको कागज और लकड़ी के बने वस्तुओं को अलग करने में कोई दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से तो बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहा गया है कि कागज और लकड़ी के बने वस्तुओं को अलग करिए, तो बड़े आसानी से आप उन्हें अलग कर सकते हैं। अगर आप के पास एकत्रित नहीं किए हैं, तो आप एक काम करिए, कॉपी पेंसिल लीजिए और सारी वस्तुएं जितनी आपके नज़र में हैं उन्हें एक पेज पर लिख लीजिए। फिर आप 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ लिखिए कागज़ की बनी वस्तुएं, एक तरफ लिखिए लकड़ी की बनी वस्तुएं। जितने भी आपके घर में, आपके आसपास, आपके विद्यालय में जितनी भी चीज़ें आपने देखी है, उसे बड़े आसानी से आप अलग कर लीजिए। आगे देखिए लिखा है, इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इसमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी में बनी होंगी तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी होंगी। सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु कागज की बनी होगी तो दूसरी अगर लकड़ी की बनी होगी, तो लकड़ी में कागज कैसे बन सकता है? लकड़ी से कागज बनता है, कागज से लकड़ी नहीं बन सकती है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं। अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो उसे अलग अलग रूप से आप उसे अलग कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों में रखनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में हम कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विमर्श कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सी ऐसी वस्तुएं होंगी बच्चों जिनको आपकी अभी जानकारी नहीं होगी। आप अभी बहुत छोटे हैं, तो अगर आपको उनके बारे में कुछ लिखना है, आपने सारी वस्तुएं एकत्रित कर ली हैं और उनको आपके बारे में कुछ लिखना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके बारे में आप क्या लिखें, तो आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा, अपने बड़े भाई बहन या फिर अपने टीचर की मदद से आप लिख सकते हैं। आप यह काम अपने घर पर ज़रूर करिएगा। अपने आसपास की सभी वस्तुओं की सूची बनाइएगा, उसके बाद उन्हें कैटेगराइज करिएगा। जैसे कि पदार्थ जिनसे ये बनी है, जैसे प्लेट किसकी बनी होती है? इस्पात की, कांच की, प्लास्टिक की, स्टील की, अन्य बहुत से मटेरियल से प्लेट बनी होती हैं। जैसे पेन जो होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, धातु का बना होता है। ठीक, समझ में आ गया इतना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब देखिए लिखा है, बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो हाँ बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, रुई अगर है तो रुई से अगर रेसे बनते हैं, रेसों से अगर कपड़े बनते हैं, तो क्या उससे एक प्रकार के ही कपड़े बनते हैं? उससे अनेक प्रकार के कपड़े बनते हैं। उससे पैंट भी बनता है, उससे शर्ट भी बनता है, उससे टी शर्ट भी बनता है। रुई के और भी बहुत सारे यूज हैं। रुई से दीपक की बत्ती बनाई जाती है, जिससे घरों में, मंदिर में जलाया जाता है, वह भी रुई से बनाया जाता है। रुई डॉक्टर्स यूज करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती है तो रुई का यूज किया जाता है। ऐसे अनेक कामों में रुई का यूज किया जाता है। तो एक वस्तु से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है तो उससे एक ही चीज़ बनेगा।
जैसे प्लास्टिक, तो क्या प्लास्टिक से अगर यहाँ पर दिखा दिया गया कि प्लास्टिक की एक बॉल है, तो क्या प्लास्टिक से सिर्फ बॉल ही बन सकता है, उससे और कोई चीज़ नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? प्लास्टिक की कुर्सी बन सकती है, प्लास्टिक के पेन बन सकते हैं, प्लास्टिक से और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। देखेंगे हम क्रियाकलाप 2 में क्या कहने की कोशिश की गई है। क्रियाकलाप 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखते हैं क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में सारणी 2.4 यानी 4.2, सारणी 4.2 यहाँ पर दिया हुआ है। अभी उसको हम आपको समझाते हैं, पहले पढ़ लेते हैं इसमें दिया क्या है। 4.2 में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। अब इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? हमने पहले वस्तुओं को कई ढंग से समूह बना रखा है। इसके पश्चात हमने यह पता पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, यह हमारी सारणी है। सारणी में हम देख रहे हैं लकड़ी, लकड़ी से कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए भी बने होते हैं। सही बात है कि लकड़ी से ये सारी चीज़ें बनी होती हैं, लेकिन क्या लकड़ी कुर्सी जो होती है वो प्लास्टिक की नहीं बनी होती है? क्या मेज जो होता है वो प्लास्टिक का नहीं बना होता है? क्या जो हल होता है उसमें लोहे का यूज नहीं होता है? तो ऐसे एक वस्तु अनेक चीज़ों से भी बनाई जा सकती है। जैसे कागज़, कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर आदि बनाया जाता है। इसी प्रकार अगर चमड़ा से क्या बनाया जाता है, तो चमड़ा से बेल्ट, जूते आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? प्लास्टिक से कुर्सी, मेज, छोटे छोटे बाउल्स, कटोरे, ग्लास आदि चीज़ें यूज, खिलौने आदि बनाई जाती है। रुई से क्या बनाया जाता है? रुई से सबसे जो ज़रूरी है वो कपड़ा बनाया जाता है, क्योंकि रुई से तंतु बनता है। इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था, और उससे कपड़े का निर्माण होता है, लेकिन रुई से और चीज़ें बनती हैं। बच्चों, आप एक अपने नोट्स बुक में इसकी जो सूची है वह ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। आपके दिमाग में जो जो चीज़ें होंगी आप उसे यहाँ पर शामिल कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपनी सूची को भेजिएगा। हम देखेंगे कि आपने कितना क्रमबद्ध तरीके से सूची बनाया है। तो जैसा हमने आपको बताया कि एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। या कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमारे विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अगर हम इतना जान गए हैं कि पदार्थ जो है, एक पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, तो अब हम जानेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, और यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता है। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग नहीं कर सकते, बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह सब गुण क्या हैं जिससे उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है? नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। इसमें आपको यह बताने का प्रयास किया गया है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, कि पदार्थ, एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं बनती हैं, लेकिन उसकी कैटेगरी होगी। एक ही पदार्थ से सारी वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती। जैसे आपको समझाने का एक छोटा सा कोशिश किया गया कि अगर कपड़े का हम गिलास बना लेंगे तो आप सभी जानते हैं कि कपड़े के गिलास में पानी नहीं रुकेगा। तो ऐसे गिलास का हम क्या करेंगे जिसमें हम पानी या चाय या किसी भी द्रव को ना रोक सकें? तो ऐसे गिलास का हमारी लाइफ में कोई यूज रह जाएगा? तो अनयूजबल चीज़ों का हम अपनी लाइफ में क्या यूज कर सकते हैं? क्या करेंगे हम ऐसी चीज़ें बनाकर? तो यह कहा गया है कि हमें ऐसी चीज़ें बनानी है जिसको हम यूज में लाया जा सकें। तो वह पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। या प्लास्टिक या कांच या स्टील के पदार्थ के गुण हैं कि वह पानी को अपने अंदर रोक सकता है, जो कि कपड़े में यह गुण नहीं है।
ठंडी अगर हमको लगती है तो वह हम कपड़े में ही ऐसा गुण है कि वह हमारे सर्दी को कम कर सकता है। ऊन में ही वह गुण है जो हमारे सर्दी को कम कर सकता है। प्लास्टिक में यह गुण नहीं है, स्टील में यह गुण नहीं है कि हम उसके कपड़े बना के पहन लें। तो यह बताया गया है कि अनेक अनेक पदार्थ के अपने अलग अलग गुण होते हैं। हम कुछ गुणों को, कुछ पदार्थों के गुणों को अब देखेंगे। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहा तांबे से अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। आप सभी ने लकड़ी देखा होगा, लोहा देखा होगा, तांबा, एल्युमिनियम देखा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक देखी होंगी। सारे अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के, अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम अगर पास पास रख दिया जाए, छोटे बच्चे उसे पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा या LKG UKG का भी बच्चा है, अगर उसके सामने लकड़ी और लोहा रख दिया जाए तो वह बड़ी आसानी से अंतर पा जाएगा कि लोहा कौन सा है और लकड़ी कौन सा है। तो वही इसमें बताने की कोशिश की गई है। अब हम चलते हैं अपने क्रियाकलाप 3 की तरफ। 2 क्रियाकलाप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्रियाकलाप 3 में कहा गया है, विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? इन पदार्थों में से कुछ के ताज़े कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में शामिल कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा क्षुधि देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, धातुओं के टुकड़े को उनकी देखने के लिए काटना है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी चीज़ को काटिए, जैसे आप पेंसिल को अगर काट रहे हैं तो अंदर में आपको एक कार्बन की परत जिससे आप लिखते हैं वह दिखाई देगा, वह अलग पार्ट दिखाई देगा। जैसे कोई भी चीज़, जैसे आपके पास रबड़ है, रबड़ को अगर आप 2 पार्ट में काटते हैं तो वह अंदर से एक वाइट कलर का दिखाई देगा, चमकता हुआ दिखाई देगा। तो वही कहा गया है, उसे एक सूचीबद्ध कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर भी देख सकते हैं कि वे विद्युतवान हैं अथवा नहीं। रेगमाल से रगड़कर, जैसे लोहे की कोई वस्तु है उस पर जंग चढ़ जाती है तो वह चमकना छोड़ देता है, लेकिन अगर उसे हम रेगमार्क से रगड़ देंगे या उसे हम काट देंगे तो उससे किनारे की जो वस्तु है वह चमकती हुई दिखाई देने लगेगी। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु या नमी की अभिक्रिया के कारण होता है। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया लोहा, लोहे में वायु और नमी के कारण जंग लग जाता है जिससे उनकी चमक चली जाती है, लेकिन अगर उसे रेगमार्क से रगड़ा जाए या फिर उसे काटा जाए तो उसमें वह चमक वापस से उपस्थित हो जाती है। इसलिए हमें केवल ताज़े कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देता है। आप जब किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताज़े कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, यह देखने में उसकी द्युति है या नहीं है। इस चैप्टर में अभी के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।